यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोगों के चैप्टर का सबसे प्रमुख यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी भी कर सकते हैं। एक ही टॉपिक आप लोगों को 1945 से पहले जाना होता है, वो टॉपिक है लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध में 2,90,000 लगभग हम ये कह सकते हैं कि इतने सैनिक मारे गए थे जो कि काउंटेबल थे, और इसके अलावा आम नागरिक भी बहुत सारे मारे गए। तो सभी राष्ट्रों को ऐसा लगा कि नहीं, आगे अगर इस तरह का कोई भीषण युद्ध ना हो ताकि मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा हो, तो हम लोगों ने या पूरा विश्व ने मिलकर लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया 1920 में। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने काम को करने में सक्षम नहीं हो पाया, या हम ये कहें कि लीग ऑफ नेशन पर मित्र राष्ट्रों के आधिपत्य होने के कारण लीग ऑफ नेशन अपने काम में सक्षम नहीं हो पाया और दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1939 से 1945, 1939 से 1945। ये दूसरा विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जब अमेरिका ने परमाणु अस्त्र का उपयोग कर लिया, जब अमेरिका ने परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया। जब परमाणु बम गिराया, कहीं न कहीं अब सभी राष्ट्रों के सामने अपने मनुष्यता को बचाने की, या हमें कहें कि अपने अपने अस्तित्व को बचाने की खतरा दिखाई देने लगा। क्योंकि परमाणु अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जहां पर न सिर्फ उस क्षेत्र का विनाश होता है, बल्कि सभी राष्ट्रों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अब विश्व एक बहुत बड़ा और ठोस कदम उठाया, और ठोस कदम के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसके प्रमुख 6 अंग दिए गए, 6 अंग बनाए गए, 6 अंग प्रमुख हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है महासभा। महासभा का काम है, इसका काम है अपने सभी अंगों पर नियंत्रण रखना। किसी भी अंगों की क्या कार्यवाही होनी चाहिए, किसी भी अंग का क्या अपना नेतृत्व है, क्या वो अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सारे कामों की समीक्षा कौन करता है? महासभा करता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का काम है, बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है कि विश्व में शांति स्थापित करना कहीं न कहीं सुरक्षा परिषद का काम है। विश्व में अगर कोई राष्ट्र विश्व शांति को बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो कहीं न कहीं उस विश्व शांति के बाधा उत्पन्न करने वाले राष्ट्र पर सैनिक कार्रवाई भी करना, ये किसका काम है? सुरक्षा परिषद का काम है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय
आर्थिक और सामाजिक परिषद। अच्छा, इसमें और एक बात याद रखना है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर है। वीटो पावर दैट मीन्स निषेधाधिकार कहते हैं इसको, कि अगर कोई एक राष्ट्र अपने वीटो का उपयोग कर ले तो कहीं ना कहीं उस जो भी प्रस्ताव रहे वो प्रस्ताव वहीं पे डिले हो जाएगा या डिले हो जाएगा, वहाँ पर उसको पारित नहीं किया जा सकता है। अस्थायी सदस्य में हम लोग देखते हैं कौन कौन से राष्ट्र हैं। हम लोग देखते हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 राष्ट्र अस्थायी सदस्य के रूप में हैं। अब अस्थायी सदस्य की दावेदारी तो भारत भी कर रही है। भारत और जापान या और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र जो अस्थायी सदस्यता की दावेदारी करते हैं, परंतु यहाँ पर अस्थायी सदस्यता मिलना इतना आसान नहीं है, जिस कारण भारत को भी अस्थायी सदस्यता अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना कोई अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जब चीन को 1962 के बाद भी चीन को जब भारत ने समर्थन कर दिया अस्थायी सदस्यता के लिए, तो भारत खुद क्यों नहीं अस्थायी सदस्य बन गया? क्योंकि भारत उन दिनों आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था और अस्थायी सदस्यता बनने में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को आपको न सिर्फ एक आर्थिक मदद देनी पड़ती है बल्कि सैनिक मदद भी देनी पड़ती है, जिसके लिए भारत उस समय सक्षम नहीं था। अब आपसे प्रश्न पूछता है क्या भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? पक्ष में तर्क दीजिए। तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व में पूर्ण शांति चाहता है। भारत जब विश्व 2 गुटों में भी बटा था तब भी किसी भी गुट में शामिल ना होकर विश्व शांति की पहल की थी, और ना सिर्फ पहल किया था बल्कि विश्व शांति के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान भी समय समय पर देते रहा है। जब कभी संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी तरह की कोई अपनी एक जिम्मेदारी भरी कदम उठाने की आवश्यकता होता है तो वहाँ पर भारत सबसे पहले खड़ा होता है। और उतना ही नहीं, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो कहीं न कहीं विश्व शांति के लिए, विश्व पर्यावरण के लिए, विश्व व्यवस्था के लिए हमेशा से अग्रसित रहा है, अग्रसर रहा है। इसीलिए भारत जैसे महान लोकतांत्रिक राष्ट्र को अस्थायी सदस्यता तो अवश्य ही मिलनी चाहिए। इसके साथ अन्याय हो रहा है जो इसे अस्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। क्लियर? इस तरह से हम लोगों को अपना तर्क देना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका काम है कि जो कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको आर्थिक सहायता मुहैया करवाना और विकास के लिए अपना योजना देना। अब यहाँ पर 2 संगठन है जो कहीं न कहीं, जैसे आप लोग विश्व बैंक का नाम सुनते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब दोनों इसी संगठन या इसी अंग के नेतृत्व में काम करता है। कौन कौन सा? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बेसिक क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ी बात है कि विश्व बैंक आर्थिक मदद देने का काम करती है, और पर्यावरणीय कोई भी निर्णय लेने में किसी भी राष्ट्र को मदद करती है। जैसे हमारा ही भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहला जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मध्यस्थता इसकी किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था, इसकी मध्यस्थता किया था। समझ में आया?
अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या काम होता है कि भाई मुद्रा कोष का काम भी तो मुद्रा ही जैसा होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये एक अपना मौद्रिक नीति देता है, किसी भी राष्ट्र को अपना आर्थिक विकास करने के लिए आय का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ये एक नियम कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है, जबकि आर्थिक मदद विश्व बैंक देता है। क्लियर? हम लोगों ने कौन कौन सा अंग पढ़ा? महासभा पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद पढ़ा। क्लियर? समझ में आ गया तो आप लोगों को? चलो अब यहाँ पर हम लोग कुछ और तरह की बातें कर लेते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की ढांचा में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, 3 अंग तो और इसके बच गए हैं। वैसे इन तीनों अंग से पहले हम लोग जो तथ्य पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कर लीजिएगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन में क्या अंतर है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए होता है, वो विश्व के लिए काम करता है, विश्व शांति के लिए काम करता है, विश्व पर्यावरणीय विकास के लिए काम करता है, विश्व विकास के लिए काम करता है और पूरे किसी एक क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं होता है। जबकि एक क्षेत्रीय संगठन सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है जिस क्षेत्र का वो संगठन होता है। समझ में आया? क्षेत्रीय संगठन और वैश्विक संगठन में बेसिक यही अंतर है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा क्या है। इसका झंडा है विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र और चारों तरफ मानचित्र के चारों तरफ जैतून के पत्ते जो विश्व शांति का प्रतीक है, ठीक है? इतना समझ में आया? आप लोगों ने 3 अंग समझ गए। सबसे पहला अंग मैंने पढ़ाया महासभा। चलिए यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है न्यास अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय। हम लोगों ने महासभा को देख लिया, सुरक्षा परिषद को देख लिया, जिसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होता है, सदस्य होते हैं। विश्व शांति के लिए काम करता है। अगर कोई भी राष्ट्र विश्व शांति में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस पर सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। इसका एक सैनिक स्ट्रक्चर जिसके पास उपलब्ध है विश्व में। अब इसके पास 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसके पास वीटो पावर है, और उन वीटो पावर का उपयोग कोई भी एक राष्ट्र अगर कर लेते हैं तो कहीं न कहीं जो प्रस्ताव के लिए किया जाता है वो प्रस्ताव रुक जाएगा। इसको निषेधाधिकार कहा गया है। विशेषाधिकार कहा गया है कि जिस प्रस्ताव के लिए लागू कर दिया गया वो निश्चित रूप से वहीं पर स्थगित हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद आप सभी को पता है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी राष्ट्र की जो गणना है वो करना, जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्थिति में गरीबी में कितना है, भुखमरी कितना है, वहाँ पर सामाजिक न्याय किस तरह का है, ये सारी चीज़ों का तहकीकात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद करती है।
इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काम करता है। इसी के अंतर्गत विश्व मानवाधिकार आयोग भी काम करता है। विश्व मानवाधिकार आयोग का काम क्या होता है कि अगर विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं या जिस राष्ट्र में लोकतंत्र नहीं भी है वहाँ पर भी मानव अधिकार का उपयोग हो रहा है या नहीं, उसकी समीक्षा करना और उसका रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद को सौंपना। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब विश्व मानवाधिकार का और क्या काम होता है? तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है कि भाई किसी भी लोकतंत्र में जो शासक होते हैं या हम ये कहें कि विश्व मानवाधिकार के कार्य को सकारात्मक न लेकर नकारात्मक रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि ऐसा लगता है किसी भी राष्ट्र को कि ये हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इसीलिए इसको निगेटिव दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। क्लियर? अब इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो कहीं न कहीं सभी राष्ट्र आज़ाद हो गए और आज़ाद होने के साथ साथ बहुत राष्ट्र ऐसे थे जिनको अपनी ही राज्य की प्रशासन व्यवस्था को संचालित करने की शक्ति नहीं थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग ऐसा बनाया गया जो उस राष्ट्र को उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को बाहरी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। जैसे भारत भी उस समय के लिए, अब तो खैर नहीं दे रही है, भूटान को बाहरी सुरक्षा दे रही थी। आंतरिक नीतियों खुद निर्धारित करते थे, बाहरी सुरक्षा सिर्फ उनको दूसरे राष्ट्रों के द्वारा दिया जाता था, जो काम कौन करता था? अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद। क्लियर? अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जब कोई भी मामला दो राष्ट्रों के बीच या विश्व मानवाधिकार से संबंधित हो, वो मामला डायरेक्ट कहाँ जाती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग भी इसका मुख्यालय है। यहाँ पर जाती है और इसकी सुनवाई होती है। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता है होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर मामला है ये क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया? तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। लेकिन भारत का अपना एक पक्ष है कि नहीं, जो राष्ट्र हमारा है और यदि पाकिस्तान को तो हमने दिए हैं क्षेत्र, तो भाई कश्मीर तो हमारा है, इसके लिए तो पाकिस्तान को बोलना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए ये मामला संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में जाने के बाद भी ये मामला वहीं का वहीं रह गया। क्लियर? समझ में आ गया? अब अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय का काम है कि भाई जो उपरोक्त 5 अंग काम किए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स से जांच करना और उसका रिपोर्ट महासभा को देना। किसको देना? महासभा को देना। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? किसको देना? महासभा को देना। अब आज मैंने सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सभी अंगों के बारे में पढ़े हैं। कल इसके उप अंग और डीपली हम लोग इस तथ्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये यूएनओ का फर्स्ट पार्ट हमारा समाप्त हो गया और सेकेंड कल हम इससे आगे उप अंग जितने हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे एक एक करके। क्लियर? चलिए, थैंक यू।